एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कमीशन और ब्रोकरेज पेमेंट के ऊपर टीडीएस के कंप्लीट प्रोसेस। सेक्शन 194H में ये कवर्ड है। यदि आप किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उसका बिजनेस क्या कर सके, आगे बढ़ सके, या फिर आप कोई भी कंपनी का जो गुड्स है उसको आप बाई और सेल करा रहे हो, आप जो है दो पर्सन के बीच में आप एक मीडिएटर बन करके काम कराते हो, उसके गुड्स का जो सेलिंग है वो आगे बढ़ता है, बदले में आपको कमीशन मिलता है। या फिर आप रियल इस्टेट से जुड़ करके आप काम करते हो, आप कंपनी के फ्लैट को सेल कराते हो या फिर प्लॉट को सेल कराते हो, तो उसके बदले में कंपनी आपको कमीशन देती है। कुछ लोग जो है ऐप्स का रिव्यू वगैरह करवाते हैं, ऐप्स को रेफरल बिजनेस भी लोग करते हैं, ठीक है। ऐप्स को रेफर करते हैं, जितनी भी डाउनलोड्स वगैरह उनके लिंक से होती हैं तो उनको वहाँ पे ब्रोकरेज कमीशन के तौर पे कुछ पेमेंट मिलता है। वैसे कुछ लोग हैं जो कि जीरोधा, एंजल वन शेयर मार्केट में जो है जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोग का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उन्हें भी कमीशन या ब्रोकरेज का अमाउंट वहाँ पे मिल जाता है। कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग में भी इंगेज रहते हैं, जैसे अमेजोन के साथ जुड़ के काम करते हैं, फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ के काम करते हैं, वैसे ही क्या बोलते हैं मीशो के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कराते हैं, कुछ प्रोडक्ट के लिंक्स वगैरह वो शेयर करते हैं और कस्टमर जो इस लिंक के थ्रू जाके प्रोडक्ट को बाई करता है तो इन्हें कमीशन या फिर ब्रोकरेज का अमाउंट मिलता है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में जो है लोगों का जो पेमेंट इनको मिलता है उस पर टीडीएस काट करके मिलता है, यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी आपको पेमेंट मिलता है तो पहले ही टैक्स काट लिया जाता है और आपको नेट अमाउंट पे किया जाता है। तो सेक्शन 194H में टीडीएस की क्या रूल्स वगैरह हैं और ये आपके ऊपर किस तरीके से अप्लाई होते हैं, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। सेक्शन 194H किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कोई कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकता है, अदर एंटिटी हो सकती है, इंडिविजुअल या एचयूएफ हो सकता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए कंडीशन ये है कि इनको ऑडिट केस में आना पड़ेगा, यानी कि जिस ईयर में ये पेमेंट कर रहे हैं ब्रोकरेज या कमीशन का, ठीक है, उसके जस्ट पहले वाले प्रीवियस ईयर में इनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए यदि वो बिजनेस कर रहे हैं। यदि वो प्रोफेशनल है तो 50 लाख के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये ऑडिट का एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। इसके ऊपर जैसे ही टर्नओवर क्रॉस करता है, रिसीट क्रॉस करती है, आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए यदि ये ऑडिट में आएंगे तभी ये टीडीएस को डिडक्ट कर सकते हैं, यदि ऑडिट में नहीं आ रहे हैं तो टीडीएस नहीं डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कंपनी, फर्म और अदर एंटिटीज़ के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। तो यदि ये पर्सन किसी भी रेजिडेंट पर्सन को क्या करता है, कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज पेमेंट करता है इनके काम के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, इसमें कोई इंश्योरेंस बिजनेस वगैरह नहीं है। अब कोई एलआईसी के साथ जुड़ के काम कर रहा है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहा है, वहाँ पे उसको कमीशन वगैरह मिला तो उसके ऊपर सेक्शन 194H एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अदर केसेस के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो भी ये पेमेंट करेंगे पहले टीडीएस डिडक्ट करेंगे, उसके बाद ही उस पर्सन को ये पेमेंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि नेचर ऑफ पेमेंट, यानी कि सेक्शन 194H में सिर्फ और सिर्फ कमीशन और ब्रोकरेज ही यहाँ पे क्या हो रहा है, कवर्ड है। थर्ड है लिमिट ऑफ टीडीएस, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको कितना अमाउंट पे होगा कमीशन और ब्रोकरेज के तौर पे कि आपका टीडीएस कटेगा। तो यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको, जैसे मान लीजिए कि आप 24 और 25 के आईटीआर फाइल करने वाले हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में यदि आपको टोटल अमाउंट मिला के 15,000 के ऊपर यदि आपका कमीशन और ब्रोकरेज चला जाता है तो उस केस में टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा और कंपनी या फिर कोई भी व्यक्ति जो ऊपर आप देख रहे हैं वो टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको पेमेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है टीडीएस रेट, क्योंकि जो भी पेमेंट आपको किया जाता है उस पर एक परसेंटेज के रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो जो भी कमीशन और ब्रोकरेज आपको 15,000 से ऊपर पेमेंट किए जाएंगे तो उस अमाउंट पे 5% के रेट से टीडीएस ये लोग डिडक्ट करके तभी आपको पेमेंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है टाइम ऑफ डिडक्शन, यानी किस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट होता है। तो जब भी आपका अकाउंट क्रेडिट होगा, देखिए मार्च के महीने में क्या होता है ना, काफ़ी सारी कंपनियां जो कि अक्रूवल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस पे अकाउंटिंग फॉलो करती हैं, वो लोग पहले ड्यू की एंट्री पास करती हैं। तो ड्यू में क्या होता है, वो पहले अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में उसका पेमेंट करते हैं।
तो जिस समय पेमेंट हो रहा है या जिस समय ड्यू की एंट्री की जा रही है, यानी कि क्रेडिट के दोनों में से जो पहले आएगा डेट, उसी डेट पे टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, यदि आप हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पे पेमेंट आपको मिल रहा है तो कंपनी टीडीएस आपको काट के ही देगी। और लास्ट महीने में ईयर के एंड में यदि वो ड्यू की एंट्री कर रही है तो सबसे पहले तो ड्यू की एंट्री आएगी, तो वहाँ पे जो क्रेडिट करते समय वो टीडीएस डिडक्ट करके तभी आपको पेमेंट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो व्यक्ति टीडीएस काट रहा है, चाहे वो कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल एचयूएफ जो भी हो, वो आपको कमीशन और ब्रोकरेज पे कर रहा है, तो वो आपको टीडीएस यदि काट रहा है तो आपके पास उसका टीडीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कंपनियां तो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू कर देती है, तो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको फॉर्म 16A में देखने को मिलता है। तो फॉर्म 16A आपके पास होना चाहिए। आपके कमीशन और ब्रोकरेज पे जो भी टीडीएस कटा है, तो इस सर्टिफिकेट में आपको जो अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर आपको पे किया गया है, उस पर जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है, सारी डिटेल्स जानकारी फॉर्म 16A में होती हैं। ये फॉर्म 16 इशू करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जिसने कि टीडीएस डिडक्ट किया है। ठीक है, अब वो पर्सन क्या करेगा, टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा फॉर्म 26Q में क्वार्टरली बेसिस पर। ठीक है, यानी हर 3 महीने में जो भी आपको पेमेंट वो करेगा तो 3 महीने पर उसको टीडीएस रिटर्न फाइल करना है। टीडीएस रिटर्न जब वो फाइल करेगा, पूरे साल भर का उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक फॉर्म 16 वो इशू करेगा विदिन 15 डेज, यानी कि टीडीएस रिटर्न फाइल होने के 15 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म 16 वो इशू करके दे देगा। यदि आपकी इनकम 1 साल में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी 2.5 लाख से कम है, ठीक है, और आप जो है ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिस पे आपको कमीशन मिल रहा है या ब्रोकरेज मिल रहा है, और आप नहीं चाहते हैं कि वो कंपनी या व्यक्ति टीडीएस काटे, तो ऐसे केस में आप फॉर्म 15G और H उसको सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म 15G एक नॉर्मल पर्सन के लिए होता है और फॉर्म 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ठीक है, तो आज यदि आप उसको सबमिट कर देंगे तो वो उस केस में कोई भी टीडीएस आपका नहीं काटेगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इस तरीके का काम आप करें तो आपको हमेशा अपना एक वैलिड पैन कार्ड देना है, यानी उसमें आपका वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। यदि आपका पैन नंबर गलत हो गया या फिर कोई दिक्कत उसमें आ गई तो उस केस में 20% से टीडीएस आपका कट सकता है और फिर वहाँ पे आपको क्लेम लेने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में यदि आपको कमीशन या ब्रोकरेज से इनकम हुई है और उस पर टीडीएस आपका कटा है, तो आप उस टीडीएस का रिफंड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने बताया कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप फाइल करते हैं तो आपको फॉर्म 26AS जरूर चेक करना है, तभी अपनी ITR फाइल करनी है, क्योंकि ये जो टीडीएस आपका कटा है ना, फॉर्म 26AS में वो टीडीएस का अमाउंट भी दिख जाता है, जिस इनकम पे टीडीएस कटा वो भी दिख जाता है। तो जो अमाउंट है और जो टीडीएस का अमाउंट है, दोनों को आपको फॉर्म 16A से मैच कराना है कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिस इनकम पे टीडीएस कटा है वो इनकम आपको, यानी कमीशन और ब्रोकरेज का जो अमाउंट है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में शो करना है। देन आप जो है बाकी अदर जो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, सैलरी है, पेंशन है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, वो सब आपको दिखानी है। जिस पे टीडीएस कटा है वो आपको इनकम कंपलसरी दिखानी है, क्योंकि यदि आपका फॉर्म 26AS और आपका जो ITR दोनों मिसमैच करेगा तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है, फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको अपना इनकम शो करना है जिस पे कि टीडीएस कटा है, जिससे कि आपको आगे चल के रिफंड लेने में दिक्कत ना आए। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।